नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी। जैसा कि आपको पता है कि आप फ़िलहाल हम चैनल के माध्यम से निम्मी के जो इलेक्ट्रिशियन के असाइनमेंट हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड लगभग 17, 18, 19 क्लासेज जो होते हैं, लगभग 19 क्लासेज मैंने चैनल पर अपलोड कर दी हैं और उसमें फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो जो है वो सेकंड सेमेस्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस तरह से फर्स्ट ईयर के पूरे असाइनमेंट में सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का बचेगा, उनको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साइड में बेल आइकन का जो बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये जो असाइनमेंट है मैं फिर से बता देता हूँ। यदि आप आईटीआई के सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, सीटीआईएस के एग्ज़ाम दे रहे हो और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि इलेक्ट्रिशियन से दे रहे हो, उसके लिए बहुत ही किफ़ायतीमंद होते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। ठीक है ना। तो अब अपना आज की सेकंड सेमेस्टर की जो लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चंस बच रहे हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपना जो थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर के जो है उसमें मोटर जनरेटर अल्टरनेटर है उनको करेंगे अपन। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर इस तरह से वो सेकंड ईयर का अपना हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकंड ईयर के नाम से, जिसमें फर्स्ट ईयर अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पढ़ना है, सेकंड ईयर पढ़ना है और जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको कम्प्लीटली अपन को देखना है। निम्न असाइनमेंट बहुत ही किफ़ायतेमंद है। इसके बाद अपन देखेंगे कि न्यूमेरिकल की क्लासेस स्टार्ट करते हैं या फिर थ्योरी की क्लासेस ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा भी आप चाहो कमेंट्स में आप बता सकते हो भाई, न्यूमेरिकल स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास लगाएं या फिर थ्योरी की क्लासेस लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का 226 नंबर का, ट्रांसफार्मर में बुक्कोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। सबसे पहले तो बता दूं कि बुक्कोज रिले जो होती है वो क्या कार्य करती है। ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें सुरक्षा का कार्य करती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा का कार्य करती है। अब इसमें क्या होता है, रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच होते हैं, उन फ्लोट स्विच का क्या कार्य होता है। तो ये जो फ्लोट स्विच होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरलोड कंडीशन में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अति भार की स्थिति में सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव एट ओवरलोड कंडीशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 227 नंबर। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात एवं कम कोर हानि क्यों कर रहा है। कहने का मतलब कि वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो लो रिलक्टेंस और लो कोर लॉसेज क्यों होती है, इसके अपन को बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। सीटी जो होता है करंट ट्रांसफार्मर होता है, उसका जो कोर होता है उसका रिएक्टेंस लो और लो कोर लॉसेज क्यों रखा जाता है या क्यों होता है। तो उससे क्या होगा कि जो पढ़ने में त्रुटियों को कम करने के लिए लो रिएक्टेंस रखा जाता है, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ने में जो त्रुटि होती है उसको कम करने के लिए रिएक्टेंस का मान लो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 नंबर का, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। मतलब कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को बोलते हैं पीटी। पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, हिंदी में बोलते हैं विभव, विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है, उच्च वोल्टेज मापन के लिए इसका उपयोग होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं सीटीबीटी। ठीक है, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। मतलब कहने का मतलब अपना जो पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, उसकी रीडिंग जो में जो एरर्स होता है, त्रुटि होती है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, पटलित कोर का उपयोग करके। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी में दे रखा है आपका लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करके। सी का रखा है उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का और डी दे रखा है अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करके। तो जो पीटी होता है पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें पढ़ने की जो त्रुटि को कम करने के लिए क्या करेंगे, अच्छी गुणवत्ता की जो कोर सामग्री है उसका यूज करते हैं, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं 229 नंबर का, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों कट कर दिया जाता है। लोड क्यों कट कर दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को समझना चाहते हैं अपन। क्या है भाई, वाई द लोड इज डिस्कनेक्ट बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। मतलब कि टैप चेंजिंग ऑपरेशन होता है तो उससे पहले लोड को ऑफ क्यों कर दिया था। स्पार्किंग को कम करने के लिए, सीधी सी बात है, ऑन लोड पे क्या होगा, स्पार्किंग ज़्यादा हो जाएगी, तो स्पार्किंग कम करने के लिए लोड को ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई इसमें,
सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट है, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए क्या कर देंगे भाई, जो ऑफ लोड जो टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को कट कर देंगे। लोड को कट क्यों करते हैं, क्योंकि हैवी स्पार्किंग होती है, उसे अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए जो है लोड को कट कर दिया जाता है संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 230 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर का भाग क्या है। ये आपको क्या दिखा रहा है कि बकोज रिले दिखा रहा है कि इसमें फ्लोटिंग स्विच होते हैं, ये आपके एक फ्लोटिंग स्विच होते हैं मरकरी के बने होते हैं, और बकोज रिले होती है ट्रांसफार्मर में सुरक्षा का कार्य करती है। जैसे ही कोई फॉल्ट आ जाती है ये बजना स्टार्ट कर देती है। तो क्या है भाई, ये बकोज रिले, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 231 नंबर का, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। देखो भाई, ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, फेज सीक्वेंस जो आर वाई भी होता है ना, अपना फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए एक तो। दूसरा पोलरिटी समान होना चाहिए, पोलरिटी को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवता, ध्रुवता समान होना चाहिए। तीसरा है जो पर यूनिट इम्पीडेंस होता है, प्रतिबाधा जो होती है, प्रति फेज प्रति पोल जो प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस जेड का मान समान होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ज़रूरी होती है। ठीक है, और समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, अधिक लोड लेने के लिए और सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए अपन ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेज सीक्वेंस कला अनुक्रम समान होना चाहिए समांतर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 232 नंबर का, देखते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो बड़े जो लार्ज जो ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें कॉपर लॉसेज को कम करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप्ड जो कोर होती है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करेंगे, यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, स्टेप्ड कोर को स्टेप में यूज़ करेंगे तो जिससे क्या होगी, कॉपर लॉसेज जो है वो कम होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 233 में, ट्रांसफार्मर का नाम बताया। आपको ये ट्रांसफार्मर बता रखा है ऐसे रिंग टाइप में, और ये खाली जगह है, फिर ये रिंग बना रखी है, फिर ये खाली जगह है, तो ये बीच में क्या हो गया, एयर हो गई, तो एयर कोर ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, एयर कोर ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, 223 में कौन सा जगह है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस हाई वोल्टेज मेजर के लिए पीटी का उपयोग करते हैं। अभी बताया था मैंने, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। उच्च वोल्टेज मापने के लिए क्या जाता है, और किस प्रकार का होता है, स्टेप डाउन प्रकार का, ये स्टेप डाउन प्रकार का होता है। ठीक है, और इसमें जो वोल्ट मीटर लगा होता है उसकी रेंज कितनी होती है भाई, आपको ये भी ध्यान रखना, 110 वोल्ट हो जाते हैं। ठीक है, 110 वोल्ट होती है। तो और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का मतलब हाई वोल्टेज मेजर के लिए क्या कर देंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और हाई करंट के लिए क्या कर देंगे, करंट ट्रांसफार्मर, धारा प्रणामित्र होता है। ठीक है, तो फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 235 नंबर का, क्या कहना चाहता है 235 नंबर का क्वेश्चन, कि पावर ट्रांसफर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। पावर ब्रीदर में देखो, ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए साइड में एक डिब्बा सा होता है, इसका नाम क्या होता है, ब्रीदर होता है। ठीक है, ब्रीदर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है, और इसका रासायनिक नाम जो होता है कोबाल्ट क्लोराइड होता है। सिलिका जेल जो होता है नमी रहित अवस्था में, मतलब सूखी अवस्था में कैसा रंग होता है, इसका नीला होता है। ये बहुत ज़्यादा बार कन्फ्यूजन करता है, जब शुष्क रहित अवस्था में, सूखी अवस्था में, शुद्ध अवस्था जिसमें नमी प्रवेश नहीं करती है, जैसे ताज़ा सिलिका का रंग नीला होता है, जैसे ही उसमें नमी प्रवेश कर जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद या हल्का गुलाबी हो जाता है। ध्यान रखना ये चीज़ें। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। फिलहाल इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ब्रीदर में नमी को रोकने कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो बाय यूजिंग सिलिका जेल, सिलिका जेल का उपयोग करके, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ब्रीदर में क्या भरा जाता है भाई, सिलिका जेल भरा जाता है। क्या भरा जाता है ब्रीदर में, सिलिका जेल भरा जाता, क्या भरा जाता है, सिलिका जेल। इस सिलिका जेल का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, इस सिलिका जेल का रासायनिक नाम होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, इस सिलिका जेल का रंग नमी रहित अवस्था में, मतलब शुष्क अवस्था में या नमी रहित अवस्था में, नमी रहित का मतलब जब ताज़ा रहता है, नमी रहित अवस्था में रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, नीला होता है।
और नमी युक्त में जब नमी प्रवेश कर जाती है, नमी युक्त की बात करें तो क्या हो जाएगा, या तो सफ़ेद रंग हो जाता है या फिर हल्का हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन को ये चीज़ों को याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 236, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण किस शक्ति को, ओपन सर्किट किसके लिए करते हैं भाई, कोर लॉसेस के लिए। अब कोर लॉसेस के अंतर्गत क्या जाता है भाई, भंवरधारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं कोर लॉसेस के अंदर। कोर लॉसेस की जगह पे आयरन लॉसेस भी हो सकता है और लोहा क्षति भी हो सकती है। ठीक है भाई, दोनों ही सही होते हैं। फिलहाल कोर लॉसेस जो होता है अपना राइट आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट। और कॉपर लॉसेस के लिए शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, उनसे पूछा किसका है ओपन सर्किट, तो इसलिए कोर लॉसेस करेंगे। कोर लॉसेस के अंदर क्या आता है, भंवरधारा और हिस्टैरिसीस दोनों ही ये किसके अंतर्गत आते हैं, कोर लॉसेस के अंतर्गत आते हैं। तो अपन को कौन सा आंसर करके आना है, कोर लॉसेस करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्टिंग किसका निर्धारण, क्रैकल टेस्टिंग किसका निर्धारण करता है, नमी का निर्धारण करता है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर का तेल का सैंपल लेकर के उसको मतलब टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे अगर उसमें नमी होगी तो पानी के बुलबुले से उड़ जाते हैं। ठीक, क्रैकल टेस्टिंग में तो नमी की जांच के लिए जो होता है क्रैकल टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्टिंग किसका निर्धारण किया जाता है, नमी का निर्धारण किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, CRGO इंपॉर्टेंट है। देखो देखो दोस्तों, ये CRGO का पूरा नाम भी पीछे पूछ लिया जाता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, शॉर्ट में CRGO भी बोलते हैं। देखो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, डी ऑप्शन में राइट दे रखा है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा, CRGO का पूरा नाम बताइए। CRGO का पूरा नाम है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर को कोर को बनाने के लिए इससे क्या होगा कि लॉसेस वगैरह कम होते हैं। ठीक है, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड जो होता है वो पावर ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 239, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। देखो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ये अपनी क्या है, कोर होगी। तो ये कौन सा टाइप हो गया भाई, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका अपन राइट करके देंगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 240 नंबर का, पावर ट्रांसफार्मर के विस्फोटक वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। मतलब कि पावर ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजन वेंट होते हैं, मतलब अपनी बैटरी में भी होता है ना एक्सप्लोजन वेंट, उसी तरह से पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रेशर को रिलाइज करने के, दाब को बाहर निकालने के लिए एक्सप्लोजन वेंट का प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक वेंट का प्रयोग। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर रिलाइज, दबाव छोड़ने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 241 नंबर का, बिजली ट्रांसफार्मर में बुक्कोज रिले का कार्य क्या है। पावर ट्रांसफार्मर, बिजली ट्रांसफार्मर याद करो, पावर ट्रांसफार्मर में बक्कोज रिले, आपको पता है बक्कोज रिले क्या करती है, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करती है। ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज से सुरक्षा, तेल के प्रयोग में नमी की सुरक्षा, टैंक में दबाव से सुरक्षा, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरलोड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अति भार और लघु पथ दोनों से सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 242, क्या दे रखा है, क्यों विवो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घूर्णनों के साथ कुंडलित किया जाता है। देखो भाई, जो विवो ट्रांसफार्मर मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, पीटी की बात कर रहा है, ये कौन सा होता है, स्टेप डाउन प्रकार का होता है। स्टेप डाउन का प्रकार का मतलब होता है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है इसमें टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कम हो जाएंगी। तो कहने का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है उसमें टर्न्स पतले तार अधिक टर्न्स क्यों क्यों जोड़ जाते हैं, तो क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज होता है इसलिए प्रेरण ज़्यादा होगा। टू ऑफर द हाई इंटेंडेंस, उच्च प्रेरण देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी में वोल्टेज कम होता है, स्टेप डाउन प्रकार का होता है, उच्च वोल्टेज मापने के लिए इसको प्रयोग करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रेरण देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 243 नंबर का, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं। क्वेश्चन क्या करना चाहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं अपने जो खंभों पर लगे होते हैं ना, गलियों में लगे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो स्टार में जुड़ी होती है। अब देखो स्टार में जुड़ी होने के कारण क्या होता है, न्यूट्रल बिंदु अपन को
मिल जाता है, ठीक है। और ये तीनों फेज होगा, आर वाई भी ये 3 फेज हो गए, ठीक है। तो न्यूट्रल बिंदु प्राप्त करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सिंगल फेज 3 फेज सप्लाई चाहिए अपन को, तो न्यूट्रल भी चाहिए। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेकेंडरी जो होती है वो किस में जुड़ी होती है, स्टार में जुड़ी होती है। और पावर ट्रांसफार्मर जो ट्रांसमिशन होते हैं उसमें सेकेंडरी जोड़ी होती है स्टार डेल्टा में, उसको भी ध्यान रखना। 2 चीज़ होती है, एक पावर ट्रांसफर की बात करें तो प्राइमरी तो स्टार में, और जो प्राइमरी होती है स्टार में, और सेकेंडरी जो होती है डेल्टा में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तो डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में जुड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल बिंदु प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, स्टार में क्यों जुड़ी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, त्रिकला 4 प्रणाली के लिए आसान वितरण के लिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। टू इजी डिस्ट्रीब्यूट ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम, वो चौथा वायर किसका होगा, न्यूट्रल का होगा। और दोस्तों न्यूट्रल का अगर साइज़ पूछ ले फेज तार की तुलना में, तो न्यूट्रल का जो साइज़ होता है फेज तार से आधा होता है, ठीक है। फिलहाल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 244 नंबर का, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार के एमईएफ का, ट्रांसफार्मर से आदर्श हो चाहे नॉर्मल ट्रांसफार्मर, उसमें दोनों किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है, अन्योन्य प्रेरकार का, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन ईएमएफ इंड्यूस होता है, अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 245, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे होता है, तांबे का नुकसान अनुपात प्रशिक्षण से, आवेग प्रशिक्षण से, शॉर्ट सर्किट से, ओपन सर्किट। कहने का मतलब कॉपर लॉसेज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉपर लॉसेज जो होता है वो उसको डिफाइन करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग की जाती है, और आयरन लॉसेज के लिए ओपन सर्किट टेस्टिंग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग, ठीक है। इसमें जो लो वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग होती है उसको अपन क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और हाई वोल्टेज साइड पर अपनी वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। तो फिलहाल कॉपर लॉसेज ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 246 नंबर का, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। फेराइट की जो कोर होती है, फेराइट कोर, पहले तो बता दूं कि उच्च आवृत्ति वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। और ये फेराइट कोर जो है किसकी बनी होती है, लोहा प्लस कार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लोहा प्लस कार्बन की बनी होती है। तो जो फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, वो ए ऑप्शन में दे रखा है नियत हानि को कम करने के लिए, बी में दे रखा है विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, सी में दे रखा है ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, और डी में दे रखा है रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताओ आप भी, अगर आपको आता है तो इसका कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं कि अपना जो फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर, देखो कोर, फेराइट कोर होते हैं उच्च आवृत्ति के लिए की जाती है, और ये क्या होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेनुलेटेड टाइप की होती है, ठीक है। तो फेराइट कोर अच्छी कोर होती है जिसकी लॉसेज का मान जो होता है वो कम होती है। तो टू रिड्यूस द कॉन्स्टेंट लॉसेज, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियत हानि को कम करने के लिए, ठीक है। नियत हानि को कम करने के लिए जो अपनी फेराइट कोर होती है उसका प्रयोग किया जाता था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 247, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर की व्यवस्था क्या फ़ायदा, मतलब स्टेप्ड कोर क्यों की जाती है, कॉपर लॉसेज को कम करने के लिए, ठीक है। स्टेप्ड कोर का उपयोग किया जाता है, जो स्टेपिंग जो कोर होती है वो कॉपर लॉसेज को कम करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, तांबे के उपयोग को कम करने के लिए, तांबे के उपयोग को कम करने के, मिनिमाइज द कॉपर यूजेज, इसलिए स्टेप्ड जो कोर होती है उसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या, अधिक हानि, वजन में भारी, खराब वोल्टेज रेगुलेशन, और नेक्स्ट दे रखा है अपना सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं किया। बिल्कुल सही है कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग की जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग की जाती है, और एक ही वाइंडिंग से टेप निकाल के प्राइमरी और सेकेंडरी बनाया जाता है। कॉपर लॉसेज की कॉपर की बचत होती है इसमें, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी बनाई जाती है, ठीक है, टेपिंग लेकर के। तो इसका नुकसान ही होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 250 नंबर का, समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन
अच्छा अच्छा सॉरी, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? पोल माउंटेड सब स्टेशन। क्या दे रखा भाई? कौन सा सब स्टेशन दे रखा? पोल, जैसे अपने खम्भों खम्भों दो खंभे हैं, इनके बीच में ऐसे क्रॉस हार्म लगा करके, ऐसे एंगल से लगा करके यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है ना, तो इस ट्रांसफार्मर की कूलिंग सिस्टम कौन सा होता है? ठीक है, इसलिए इसको पोल माउंटेड की डीपी बोलते हैं। डबल डबल पोल, एक पोल ही पोल हो गया, इनके बीच में जो ट्रांसफार्मर उसे डीपी बोलते हैं अपने अपनी नॉर्मल भाषा में। तो डबल पोल माउंटेड जो होता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन बोलते हैं इसे। इसमें कूलिंग सिस्टम कौन सा होगा? ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल होता है, तेल प्राकृतिक, और तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट है 251 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन, स्टील का मात्रा क्या होता है? देखो, स्टील की मात्रा तो होती है लगभग लगभग 93%, और सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 7% होती है। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपना? 93 7, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील की तो होती है अपनी 93%, और सिलिकॉन की कितनी है? 4%। वैसे अपन 3 से 4% ही पढ़ते हैं सिलिकॉन की, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 7% आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि सिलिकॉन की कितनी परसेंट मात्रा होती है? 3 से 4% होती है। और क्यों मिलाई जाती है सिलिकॉन की? स्टेरिस लॉसेस को कम करने के लिए और भंवरदार हानि कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग होते हैं कि एडी करंट लॉसेस को दूर करने के लिए तो कोर को लेमिनेट किया जाता है, और भंवरदार हानि को दूर करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। अगर 3 से 4% मिलाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन में 3 से 4% नहीं दे रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे? लगभग 7% करके आएंगे। तो स्टील की तो 93% और सिलिकॉन की 7% करके आएंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 252 नंबर का। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? कहने के व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टैप चेंजिंग इन द पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है? प्राथमिक वोल्टेज को स्थिर बनाने के लिए, वितरण में वोल्टेज अनुपात बनाने के लिए, द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखने के, अधिक दक्षता के लिए, ट्रांसफार्मर लोड करने के लिए। तो टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें वोल्टेज रेशियो बनाने के लिए, चेंज करने के लिए, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है? चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपके सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट असाइनमेंट मैंने करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप अपने सुझाव जो होते हैं कमेंट में उसमें दे सकते हैं कि सर आप उनको न्यूमेरिकल क्लास लगानी है या फिर ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करवाना है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।